हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कैरियर क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो मेरा वीडियो है वो सी टेट नवंबर 2012 का पेपर है, जिसमें मैं साइकोलॉजी सेक्शन पर अगले वीडियो में डिस्कस किए थे 15 क्वेश्चन। आज मैं आगे के 15 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, जो आने वाले सी टेट 2020 एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि सी टेट हमेशा पैटर्न वही रखता है, क्वेश्चनों का पैटर्न वही होता है, सिर्फ थोड़े बहुत क्वेश्चनों में चेंजेस आती है, लेकिन पैटर्न हमेशा वही रहता है। तो आप लोग ध्यान से समझिए क्वेश्चनों को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तो चलते हैं, सारे क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। लेकिन अभी तक जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि फर्स्ट, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। सेकंड, प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्य चर्चा से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, ये शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। थर्ड, विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदी विकसित होने की कम संभावना होती है। फोर्थ, पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है अंतःविषयी अनुदेशन, ठीक, का सर्वोत्कृष्ट लाभ। ठीक, तो अंतःविषयी अनुदेशन का मतलब होता है, ये जो अंतःविषयी अनुदेशन होता है इसका मतलब होता है एक विषय सीखने के साथ साथ हम उसमें कई विषय जोड़ के जब कोई चीज़ सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा। पहले बात तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक, अवसर, ये भी हमारा पॉजिटिव आंसर है। ठीक, यहाँ पर संबोधित किए जाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, कम संभावना, यहाँ पर तो निगेटिव कह दिया है, कम संभावना की बात कर रहा है, यहाँ पर भी कम संभावना की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा लचीलापन। फर्स्ट और फोर्थ आंसर हम लोग देखेंगे। विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। तो देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को, मतलब जो हम कोई, जैसे कि हम मैथ सीखते हैं, ठीक है, बच्चे को गणित पढ़ाते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे करके पढ़ाते हैं। जब वो हिंदी में कोई चीज़ सीखता है और उससे कहा जाता है कि ये बेटा बताओ कितने अक्षर हैं, इनको गिन के बताओ, तो वो 1 2 3 यूज़ करता है, यानी कि वो गणित का सीखा हुआ हिंदी में यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन, कि विद्यार्थियों के सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। तो हम आपको बता दें, जहाँ पर भी सिवाय आता है वो क्वेश्चन हमेशा निगेटिव आंसर देता है। ठीक, सिवाय या अतिरिक्त जहाँ आएगा इसका मतलब वो 3 ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सफल समावेशन, यानी कि समावेशन का मतलब होता है हर एक चीज़ में जुड़ाव। और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, पृथक्करण। सेकंड, अभिभावकों की भागीदारी। थर्ड, क्षमता संवर्धन। फोर्थ, संवेदनशील बनाना। तो आप ये देखिए, कह रहा है सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, मतलब एक को छोड़ के बाकी की होती है। तो आप यहाँ देखिए, मतलब सफल समावेशन हो रहा है मतलब जुड़ाव हो रहा है, तो वहाँ पृथक्करण की बात कहाँ से आएगी भाई? जब जुड़ाव हो रहा है तो पृथक्करण तो हो नहीं सकता, ये तो अपोजिट वर्ड है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। बाकी इन सब की आवश्यकता होती है। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता
समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। सेकंड, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। थर्ड, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। फोर्थ, समस्या मौलिक होती है। ठीक है, तो आप लोग आंसर इसका कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। क्यों होगा ये देखिए, इसमें सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कौन सा आंसर नहीं है। तो देखिए हमने क्या कहा था, केवल, ही और अतिरिक्त, ये जैसे भी एकमात्र, ये वर्ड जो आते हैं वो हमेशा निगेटिव होते हैं। तो वो निगेटिव, जब पॉजिटिव कोई क्वेश्चन होगा तो उसका पॉजिटिव आंसर होगा, तो यहाँ पर यह आंसर तो होगा नहीं। सही उत्तर प्राप्त करने का समानता एक उपागम होता है, ऐसा तो नहीं है, एक उपागम नहीं होता, अतिरिक्त उपागम हो सकते हैं। ठीक है, समस्या मौलिक है, हो सकता है। ठीक, लेकिन अगर थर्ड देखेंगे तो समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। समस्या, कोई भी समस्या होती है तो उसका संकेत होता है। ठीक है, उसको उस समस्या समाधान के लिए एक संकेत उसमें कहीं ना कहीं हिंट्स दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। चलते हैं आगे की तरफ। उन्नीस नंबर क्वेश्चन, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है? फर्स्ट, मेरा परिवार। सेकंड, मेरा प्रिय मित्र। थर्ड, मेरा पड़ोस। फोर्थ, मेरा विद्यालय। तो दोस्तों आप सबको पता है कि बच्चे का जो सबसे पहला स्कूल होता है वो होता है उसका परिवार। ठीक है, सबसे जो उसकी पहली विषय वस्तु होती है वो उसका परिवार ही होता है। मनोवैज्ञानिक तौर पे भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो उसको प्रभावित करता है उसका परिवार प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को फर्स्ट, सामूहिक गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सेकंड, सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए। थर्ड, सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। फोर्थ, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो दोस्तों देखिए, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे तो पॉजिटिव आंसर चारों हैं, लेकिन अब सबसे ज़्यादा बेस्ट आंसर कौन सा होगा वो हमें निकालना है। तो देखिएगा, समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए। ठीक है। सेकंड, सकारात्मक, ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात देखिएगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ ज़्यादा लग रहा है हमको। ठीक, लेकिन फोर्थ की बात करें तो विभेद तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, मान रहे हैं विभेद नहीं करना चाहिए। सकारात्मक अगर वातावरण आपको निर्मित करना है तो बच्चों में विभेद नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य आप सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे का आईक्यू लेवल, हर बच्चे का अपना खुद का टैलेंट अलग अलग होता है। उसके लिए एक समान लक्ष्य आप सुनिश्चित नहीं कर सकते। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि जब वो समूह बनाएंगे तो वो दूसरे बच्चों से भी कुछ सीखेंगे, उनसे कोई बच्चे उससे कुछ सीखेगा। ठीक है, तो वहाँ पर सकारात्मक वातावरण निर्मित होगा। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हम आपको पहले से बता दें, त्रुटियां हमेशा अच्छी होती हैं, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं। त्रुटियां, जहाँ पर भी त्रुटियों के बारे में आए तो उनकी गलतियों को ना लें। त्रुटियां अच्छी होती हैं, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती ज़रूर हैं। ठीक है, त्रुटियों के द्वारा ही हम लोग मतलब एक मदद मिलती है, हम लोग को बच्चों की मदद मिलती है उनको अपना मार्ग तय करने में।
ठीक है, त्रुटियां इसलिए एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, तो हम अलग आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटियों पर ध्यान देना नहीं चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। तो ये तो पहले ही से ही गलत लग रहा है, इसको हटा देते हैं। सेकंड, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। आगे चलते हैं। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। ये भी गलत है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप कितनी जल्दी आंसर निकालना सीख रहे हैं। बिल्कुल देखते ही आप ऑप्शन पढ़ते जाइए, हटाते जाइए, ऑप्शन पढ़ेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ठीक, अब फोर्थ पढ़ भी लेते हैं। यदि एक शिक्षक कक्षा में अपनी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर एक शिक्षक कक्षा में बच्चों की त्रुटियां नहीं संभाल पा रहा है, नहीं सही कर पा रहा है, तो क्या संकेत है? शिक्षा की व्यवस्था असफल है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, फर्स्ट ऑप्शन, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। सेकंड, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। थर्ड, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही। फोर्थ, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने योग्य नहीं है। तो जैसे कि हमने आपको बताया है कि जो रूढ़िवादिता होती है वहाँ पर एक लड़के और लड़कियों में असमानता जताई जाती है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, बहुत आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आपको आंसर सोच आ जाएगा। ठीक है, बस ऑप्शन देख के आपको उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे अच्छी ट्रिक ये होती है कि जो आपका ऑप्शन ना हो उसको हटाते जाइए, जो ऑप्शन ना हो उस पर टिक कर दो कि नहीं ये नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर अगर क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो आपने आंसर अब तक सोच भी लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड। क्यों होगा मैं बता देती हूँ। देखिए, जब मोनिका गणित की शिक्षिका है, राधिका से जब प्रश्न पूछ रही थी तो उसकी मदद उसने नहीं की। ठीक है, लेकिन जब उसने मोहन से वही प्रश्न पूछा तो उसे जब महसूस हुआ कि ये बता नहीं पा रहा है तो उसने अपना क्वेश्चन का पैटर्न ही थोड़ा बदल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कर रही है? मोहन का पक्ष ले रही है। तो मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों को निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, सेकंड परीक्षण करने की प्रवृत्ति, थर्ड स्मृति, फोर्थ अनुशासित स्वभाव। तो हम आपको बता दें कि हर सी-टेट के जो पेपर होता है हर सेक्शन में 15 क्वेश्चन पेडागॉजी के आते हैं और 15 क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहें कोई भी प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आप ये भी देखते चलिए करिए कि कौन सा क्वेश्चन थ्योरी का है और कौन सा पेडागॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जो हमने इससे पहले का क्वेश्चन पढ़ाया है वो पेडागॉजी थी। ठीक है, उसको आपको समझना था, अपने माइंड से ही ऑब्जर्व करना था। थ्योरी ये जो है क्वेश्चन वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है तो हम इसको माइंड पे रखेंगे कि ये थ्योरी का क्वेश्चन है। इसको आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना भी पड़ेगा और थोड़ा अपने माइंड से भी, क्योंकि साइकोलॉजी ज़रूरी नहीं है कि आप थ्योरी भी रटें। आप अपने आसपास के बच्चों को रिलेटेड करके आप देख सकते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। भाई आप जितना साइकोलॉजी को समझ रहे हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आसपास वातावरण को रिलेट कीजिए अपने साथ, फिर आप साइकोलॉजी को पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो थ्योरी भी इतनी टफ नहीं है।
हाँ, बस ये है कि थोड़े बहुत नाम आपको याद रखने पड़ते हैं, जो ज़्यादा उसके क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, चलते हैं अपने क्वेश्चन में। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ठीक। कॉम्पिटेटिव, प्रतिस्पर्धा अभिवृत्ति होती है, कॉम्पिटेटिव एटीट्यूड इस शिक्षक में इसकी सर्वाधिक बढ़ावा देता है, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। तो देखिए, हम आपको ये बता दें, ये क्वेश्चन हिंदी का भी है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, हिंदी का भी क्वेश्चन है और यहाँ साइकोलॉजी में भी पूछा जाता है। ये भी एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप याद रख लीजिएगा। भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है स्वनिम। अगर स्वनिम ऑप्शन में नहीं दे रहा है तब ध्वनि, अगर वो स्वनिम नहीं दे रहा है तो ध्वनि होगी, और अगर स्वनिम नहीं देगा तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं ध्वनि भी आएगा, ठीक है। तो अगर आप पूछेगा कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, वो स्वनिम होती है, ठीक है। यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। बुद्धि लब्धांक सामान्यता रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। फर्स्ट मध्यम, सेकंड कम से कम, थर्ड पूर्ण, फोर्थ उच्च। तो हम आपको बता दें, बुद्धि लब्धांक समानता रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, उच्च रूप से होते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। अब हम आपको बता दें कैसे। तो देखिए, बुद्धि लब्धांक समानता उच्च रूप से ही शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने सुना होगा वो जो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, जो टर्मन ने आईक्यू बुद्धि लब्धांक का सूत्र दिया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु बटे इंटू 100, ठीक है। तो इससे जब आप बच्चे की आसानी से हम लोग बुद्धि लब्धांक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बुद्धि लब्धांक समानता रूप से उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती है, ठीक। इसी से ही बच्चों की आईक्यू लेवल जो होता है हम देख सकते हैं कि कितना, मतलब बच्चे के अंदर बौद्धिक स्तर को आसानी से हम पहचान सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। अब देखिए, यहाँ पर फिर से सिवाय आया है, मतलब 3 ऑप्शन होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप निगेटिव है, सिवाय, अतिरिक्त, ये अगर वर्ड आ जाए तो समझ लीजिए एक आंसर नहीं है, एक आंसर उसके अपोजिट है, 3 आंसर उसके, ठीक है, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। थर्ड, बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है। विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जाता है। तो हम आपको बता दें, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बहुबुद्धि को 9 तरीकों से सीखने के लिए बताया था, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने। और यहाँ हमारा सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, बहुबुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब यही ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय नहीं है, ये बहुबुद्धि होती है, ठीक है। बुद्धि 9 प्रकार के समुच्चयों में, हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है कि 9 प्रकार के होते हैं, ठीक। तो चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। देखिए, आप फिर से हम आपको बता दें, सिवाय यानी कि 3 ऑप्शन होंगे, एक नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। सेकंड, विद्यार्थियों की त्रुटियां। थर्ड, विद्यार्थियों की अधिगत शैलियां। फोर्थ, विद्यार्थियों की क्षमताएं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन देखिए, सीखने के लिए आकलन के लिए क्या क्या होता है, त्रुटियां भी होती हैं, अधिगम शैलियां होती हैं, विद्यार्थियों की क्षमताएं भी होती हैं। क्या नहीं होता है, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। सीखने के लिए आकलन में विद्यार्थियों की आवश्यकताएं जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा,
फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। एक वर्ष बाद उसके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? फर्स्ट ऑप्शन, एक धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। भाई हम पहले से ऑप्शन हटाते जाएंगे अगर हमें नहीं लग रहा है। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करती है। थर्ड है, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। फोर्थ, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तो भाई अंक प्राप्त करने के लिए उनकी बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है। कोई भी धनी और निर्धन से मतलब नहीं है। ठीक है, हर बच्चे की बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है, हर बच्चे का सीखने की योग्यता अलग अलग होती है। ठीक है, वहाँ धनी और निर्धन, हाँ ये कह सकते हैं कि वातावरण का प्रभाव जरूर पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा कि बुद्धि लब्धि गरीब की अलग होगी और धनी की अलग होगी। ठीक, अलग अलग दोनों की होती है, एक सी नहीं होगी। गरीब बच्चा है तो ये हो जाएगा, धनी है तो ऐसा हो जाएगा। दोस्तों आप लोग खूब अच्छे से समझते होंगे, आप लोग ने अपने आसपास भी ऐसी चीज़ें देखी होंगी, आप लोग उनसे जोड़ के ये क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो आप तुरंत आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अधिक अंक थर्ड देखिएगा, ये भी नहीं होगा। समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी की बुद्धि लब्धि बच्चे की ज़्यादा हो उसकी कम होगी, ऐसा भी नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, वातावरण प्रभावित करता है लेकिन सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करती है। चलते हैं आगे की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित है? फर्स्ट, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। सेकंड, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। थर्ड, बाह्य कारक। फोर्थ, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरण। ठीक है, तो सीखने के लिए अधिकतम जो होता है, अधिकतम रूप से अभिप्रेरित किया जाता है, मोटिवेट, तो बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, ऐसा नहीं है। ठीक है, लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड। क्यों होगा? लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करती है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंडसन एक थे मनोवैज्ञानिक, फ्रेंडसन का मत था ये कि अच्छा सीखना प्रभावशाली प्रेरणा पर निर्भर करता है। प्रेरणा जितनी प्रभावी होगी, अभिप्रेरित व्यक्ति उतना ही बेहतर सीखेगा। ठीक है, तो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा बहुत व्यक्तिगत संतुष्टि होती है। ठीक है, अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो संतुष्ट हो रहा है, उसका मतलब खुद को खुशी हो रही है, तो वो उसके लिए वो मोटिवेशन जरूरी होता है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। तो यहाँ पर बच्चे की बुद्धि लब्धि परीक्षण हो रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया बुद्धि लब्धांक वाला। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि मतलब होता है, पूछ रहा है यहाँ पर IQ बराबर मानसिक आयु। ठीक है, फिर वास्तविक आयु क्रॉनिकल एज CA इंटू 100, इससे हम एक बच्चे की बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, बुद्धि लब्धि उसकी दी गई है 75। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे निकाल देंगे? हम इसका मैं देखिए, आप इधर क्या पूछ रहा है, मानसिक आयु पूछ रहा है, तो हम इसको MA इधर ले आएंगे। ठीक है, 75 इंटू इसकी जो होती है वास्तविक आयु ऊपर चली जाएगी 16/100। ठीक, आ जाएगा 12। ऐसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल ये एक फार्मूला याद कर लीजिए, IQ बराबर MA
अपॉन CA इंटू 100, ठीक है। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, इससे आप निकाल सकते हैं। अगर मानसिक आयु पूछेगा तब भी आप निकाल लेंगे और वास्तविक आयु पूछेगा तब भी आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड, ठीक है। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सेम यही पैटर्न रखेगा, बस क्वेश्चन बदलेंगे लेकिन पैटर्न नहीं बदलने वाला है। 15 थ्योरी के आते हैं, 15 पेडागॉजी के आते हैं। आप समझ के, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो पहले आप पेडागॉजी के क्वेश्चन पहले पढ़ जाइए सारे क्वेश्चन, फिर देखिए कैसे आप सॉल्व करते हैं। मैं अभी ये प्रीवियस ईयर के पेपर करवा दूं, उसके बाद प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, अलग अलग से क्वेश्चन लाके आपसे प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़िए और आप साइकोलॉजी सेक्शन को अच्छे से समझिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जिसने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, ठीक है। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।